हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS धायल स्मार्ट स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 395 का अध्ययन आज हम आपको एक ही वीडियो में कराएंगे। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल से 4 से 5 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अतः आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट वॉच करना। हम आपको आसान ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद व आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग के साथ में अनुच्छेद 1 से 395 को समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट वॉच करना। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 को रखा गया है। दोस्तों, तथा भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 3 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून का उल्लेख है अनुच्छेद 4 में, आर्टिकल 4 में। दोस्तों, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 को इसमें रखा गया है और भारत की नागरिकता का उल्लेख है। दोस्तों, भाग 2 में आपको कई बार इसमें आप भूल जाते हैं कि भाग 2 में किसका उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से 11 को इसमें शामिल किया गया है, यह आप भूल जाते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है नाग पंचमी। नाग से आशय है भारत की नागरिकता, पंचमी से आशय है अनुच्छेद 5 से 11। अतः नाग पंचमी से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, भारतीय संविधान जो है इसके प्रारंभ में जो नागरिकता थी उसका उल्लेख है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए थे। स्वतंत्र भारत जब हुआ था 1947 में, तब जो पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनकी जो नागरिकता का उल्लेख है उसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 8 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 9 व्यक्तियों का स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना, उनका नागरिकता नहीं होना, इसका उल्लेख आर्टिकल 9 में है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का होना अनुच्छेद 10 में, आर्टिकल 10 में है। और अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए यानी कि समाप्त कर सकती है, उसका उल्लेख आर्टिकल 11 में है। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 को रखा गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अतः भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रेरणा से लिए गए हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा यानी कि मौलिक अधिकार या राज्य की परिभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, मतलब संसद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो नए कानून का निर्माण करती है या मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकती, उस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 13 में है। दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख है। अतः अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता या विधि की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का अंत या भेदभाव निषेध का उल्लेख है, यानी कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे
किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका निषेध या अंत का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 15 में है, अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 16 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 18 में है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जैसे वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्थायी रूप से कहीं निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता आदि, और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 में है, आर्टिकल 19 में। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। प्रारंभ में इसमें 7 प्रकार की थी। अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, अब उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब उसको विधि या कानून का अधिकार बना दिया गया है और उसको संविधान के अनुच्छेद 300(a) में या 300(क) में रख दिया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा या अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। माता पिताजी, अभिभावक या गुरुजन उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अनुच्छेद 21(a) में रखा गया है और इसको 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। दोस्तों ध्यान रखना अनुच्छेद 21(a) को, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का अधिकार, मतलब गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के अधिकार का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 22 में। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में है। अनुच्छेद 23 में मनुष्य के यातायात और बलात् श्रम का निषेध, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर रोक, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक जो उद्योग हैं या कारखाने उन पर उनसे कार्य नहीं ले सकते, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 24 में है। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 में अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। धर्म विशेष के प्रचार के लिए जो धनराशि है, जो पैसा है, वो क्या होगा, कर मुक्त होगा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 28 में है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में मिलता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 29 में है, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 30 में है। यानी कि अल्पसंख्यक चाहें तो अपने लिए अलग से शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 30 में मिलता है। छठा मौलिक अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में होने के कारण अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों संविधान का भाग 4
अनुच्छेद 36 से 51 को इसमें सम्मिलित किया गया है तथा इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनको भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य या नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका अनुप्रयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 37 में है। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों को कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान है। दोस्तों, अनुच्छेद 42 में मातृत्व सुरक्षा जो है उसमें जो राहत राशि सरकार द्वारा, राज्य द्वारा दी जाती है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 42 यानी कि अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का उल्लेख अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 43 क में है। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 43B में है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में है। दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 47 में है। यानी कि सरकार का कर्तव्य है कि पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क में है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। दोस्तों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में है, 51 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 को शामिल किया गया है और इसमें संघ का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की व्यवस्थापिका यानी संसद का उल्लेख है। दोस्तों,
अनुच्छेद 52 से 61 को याद करने के लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, पकान काका दियो शाम। ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से 61 दोस्तों। और इन अनुच्छेदों को याद करने के लिए हमने आपके लिए एक आसान जी के ट्रिक बनाई है, पकान काका दियो शाम। तो दोस्तों देखिए, इसमें पै से आशय है पद राष्ट्रपति का, और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 52 में। का से आशय है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे, और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 53 में। नए से आशय है निर्वाचन राष्ट्रपति का, उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। का से आशय है कोटा या रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन का कोटा या रीति या विधि, इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 55 में। और फिर का से आशय है कार्यकाल राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 56 में। दोस्तों यहाँ का जो है इसमें दो का हैं। पहले जो का है उसमें राष्ट्रपति का कोटा रीति विधि, पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उसके बाद में कार्यकाल होगा। तो पहले वाला जो का है उसमें कोटा या विधि या रीति, अनुच्छेद 55 में, और दूसरे वाला जो का है उसमें कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष का जो होता है, अनुच्छेद 56 में। डी से आशय है दोबारा नियुक्ति या पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 57 में। यो से आशय है योग्यता राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 58 में। और सै से आशय है शर्तें, अनुच्छेद 59 में। और सै से आशय है शपथ, अनुच्छेद 60 में। और मैं से आशय है महाभियोग राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 में। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप अनुच्छेद 52 से 61 को आसानी से समझ पाए होंगे। हमने ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही गहनता से अध्ययन करके बनाई है दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपके लिए सभी अनुच्छेद 1 से 395 लेकर आए हैं। इसलिए ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपका एक लाइक बनता है, तथा जो नए लोग हमारे चैनल्स को देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं उनका एक सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 से 70 को याद करने के लिए भी हमने दोस्तों ट्रिक बनाई है। अनुच्छेद 63 से 70 उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, और इनको आसानी से याद करने के लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई है, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। ऊ से आशय है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63। सै से आशय है राज्यसभा का सभापति, अनुच्छेद 64। का से आशय है कार्य उपराष्ट्रपति के, अनुच्छेद 65। नी से आशय है निर्वाचन उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 66। और फिर का से आशय है कार्यकाल उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 67। और फिर सै से आशय है समय, अनुच्छेद 68। और फिर सै से आशय है उपराष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 69। और नी से आशय है निर्वहन का निर्वहन, अनुच्छेद 70। आई होप इसी ट्रिक के माध्यम से आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 70 आसानी से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का उल्लेख अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी दोस्तों, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 76 भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका उल्लेख यानी कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है दोस्तों। अनुच्छेद 73 भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 78 में है, आर्टिकल 78 में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संसद
अनुच्छेद 79 में संसद का संविधान, भारत की संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 80 राज्यों के परिषद की संरचना यानी कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना यानी कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82 में है दोस्तों। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख है दोस्तों। 83 में संविधान के अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए योग्यता यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या योग्यताएं हैं उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और विघटन का उल्लेख है दोस्तों 85 में। संविधान के अनुच्छेद 86 में सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 86 में है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 87 में है। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 88 में है दोस्तों। संसद के अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 89 राज्यों के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद जो 89 है यानी कि जो 89 है इसमें जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है इसका अध्यक्ष नहीं होता, इसका सभापति होता है और उपाध्यक्ष नहीं होता, उप सभापति होता है। यहाँ ये गलत प्रिंटिंग है, इनका सभापति और उप सभापति जो इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 90 में उप सभापति के पद से अवकाश और त्याग पत्र और पद से हटाया जाने का जो उल्लेख है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 91 में उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने व अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जो शक्ति है इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 91 में है दोस्तों। अनुच्छेद 92 में अध्यक्ष या उप सभापति का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 92 में है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 93 में। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाए जाने का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 95 में उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 95 में है। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की जो विधि है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 96 में है। अनुच्छेद 97 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप सभापति को दिए जाने वाले जो भत्ते हैं, वेतन हैं, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 97 में है। अनुच्छेद 98 में संसद का जो सचिवालय है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करना इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की जो शक्ति है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 100 में है दोस्तों। सदस्यों के लिए जो अयोग्यता है, अनुच्छेद 101 सीटों की छुट्टी, अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हयताएँ, अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्हयता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करना, अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए या योग्य नहीं होने या अयोग्य होने का दंड आदि का इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 104 में है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत के अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 107 विधेयकों को
पुनर्स्थापित करने और पारित करने के संबंध में उपबंध जो हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। 108 में कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उस बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है दोस्तों। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 में है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 113 में अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है दोस्तों। जो विनियोग विधेयक है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 115 में है। अनुच्छेद 116 में लेख पर वोट, क्रेडिट वोट और असाधारण अनुदान जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 116 में है। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष जो प्रावधान हैं, धन विधेयक है या वित्तीय विधेयक, इनके संबंध में जो विशेष प्रावधान हैं उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम का उल्लेख है। अनुच्छेद 119 में वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन जो है उसका प्रावधान अनुच्छेद 119 में है। अनुच्छेद 120 में संसद में भाषा का प्रयोग होगा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच न करने का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है दोस्तों। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 123 में दोस्तों, ध्यान रखना। और इसी तरह राज्यों में जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 213 में है दोस्तों। इस अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय जो है, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में है। और राज्यों के संदर्भ में जो उच्च न्यायालय हैं उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 214 में है, ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 124 ए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित लेकिन संसद द्वारा निरस्त नहीं, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 ए में है। 124 बी में आयोग के कार्यों का उल्लेख है। 124 सी में कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि का उल्लेख है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट की सीट का उल्लेख है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालयों का मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद 133 में दीवानी मामलों के संदर्भ में उच्च न्यायालयों की अपीलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 133 में है। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वोच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 134 ए में उच्चतम न्यायालयों में अपील के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 135 में मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालयों की आधिकारिकता और शक्तियों का सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 135 में है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालयों द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 136 में है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालयों द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार का उल्लेख है। अनुच्छेद 139 में
कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान किया जाना, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 139 में है। अनुच्छेद 139A में कतिपय मामलों का स्थानांतरण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 139A में है। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 143 से। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 144 में है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद हैं 148 से 151। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 149 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों क्या होंगी। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों के प्रपत्र का उल्लेख है और अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 151 में। दोस्तों अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्य शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 160 में कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन का उल्लेख है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान आदि शक्ति का उल्लेख है। कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 161 में है। दोस्तों ध्यान रखना, राज्यपाल को जो समाधान करने की शक्ति है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता का उल्लेख है। अनुच्छेद 166 में किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडल का संविधान यानी कि राज्यों के विधानमंडल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का वर्णन, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख है यानी कि कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र या विघटन का उल्लेख है। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को सदन या सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। अनुच्छेद 177 में सदनों के संदर्भ में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों पर अवकाश और त्यागपत्र देना और पद से हटने आदि प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 179 में है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद के लिए कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 180 में है। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 181 में है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है।
अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते का उल्लेख है। यानी कि जो विधान परिषद है और विधानसभा है उसके सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को मिलने वाले वेतन या भत्ते का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 186 में है। अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 194 में विधानमंडलों के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश पारित करने के संबंध में राज्यपाल की जो शक्ति है, यदि राज्य में विधानसभा या विधान परिषद नहीं चल रही है और राज्य किसी महत्वपूर्ण कार्य पर कानून बनाना अनिवार्य है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुसार ही राज्य के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 213 में है, जो राज्यपाल जारी करता है, जबकि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 123 में है। दोस्तों, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए तथा जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह हमारे चैनल को, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए या आगे इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख या न्यायालय होंगे, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का संविधान का वर्णन है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तों का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालयों में लागू करने का वर्णन है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीशों होने के बाद अभ्यास या प्रतिबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का वर्णन है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है। दोस्तों, अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार का वर्णन है। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन है। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 231 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 243 में पंचायतों की परिभाषा का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के संविधान का वर्णन है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना का वर्णन है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 243 पी में नगर पालिकाओं की परिभाषाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिकाओं के संविधान का वर्णन है। अनुच्छेद 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन है। अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समितियों का गठन और संरचना आदि का वर्णन है। दोस्तों, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। अनुच्छेद 244 ए में असम में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का गठन करने और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण करने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 244 ए में है। दोस्तों, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 246 में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 247 में कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करने की संसद की शक्ति का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 247 में। दोस्तों, अनुच्छेद 248 में कानून की अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 249 में। दोस्तों,
अनुच्छेद 250 में संसद की राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति यदि आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 250 में है दोस्तों। अनुच्छेद 252 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना आदि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 252 में है। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधान या शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 253 में है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में असंगति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 254 में है दोस्तों। अनुच्छेद 256 में राज्यों और संघ के दायित्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 257 में कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण का वर्णन है। अनुच्छेद 257 में अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय जो करना है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 263 में है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का वर्णन है। दोनों प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 279 में शुद्ध आय आदि की गणना का वर्णन है। अनुच्छेद 279 ए में माल और सेवा कर परिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। भारत का जो वित्त आयोग है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में दोस्तों ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन है। अनुच्छेद 300 ए अनुच्छेद 300 ए दोस्तों व्यक्तियों को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार था जिसको संविधान के अनुच्छेद 19(1) एफ में रखा गया था। अब वर्तमान में इसको 300 ए में रखा गया है। पहले इसको 19(1) एफ में तथा अनुच्छेद 31 में रखा गया था। अब इसको 300 ए में रखा गया है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है संपत्ति का अधिकार जो है वो विधि या कानून का अधिकार है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300 ए में है दोस्तों। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 312 ए में कतिपय सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने और उन्हें रद्द करने की संसद की शक्ति का वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन प्रावधान का वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का वर्णन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का वर्णन है। 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल नहीं होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 325 में है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा राज्यसभा में जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 327 में विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति का वर्णन है 328 में और संसद की शक्ति का वर्णन है 327 में। चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 329 में दोस्तों। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 331 में दोस्तों। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का वर्णन है अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 333 में राज्यों के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों के प्रतिनिधित्व का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 333 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है और संविधान के अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 339 में है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थितियों के जांच के लिए आयोग की नियुक्ति का वर्णन है 340 में। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का वर्णन है। 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है और 342 ए में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 342 ए में है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। भारत की जो राजभाषा है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में है और भारत की राजभाषा दोस्तों हिंदी है। अनुच्छेद 344 में आयोग और संसद की राजभाषा समिति का वर्णन है। दोस्तों, 352 में आपातकाल की उद्घोषणा, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में है। 353 में आपातकाल के उद्घोषण का प्रभाव का वर्णन है। 354 में आपातकाल के उद्घोषण के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित जो प्रावधान है को लागू करने की जो शक्ति है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 354 में है। दोस्तों, 355 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 355 में है। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता के मामले में प्रावधान का वर्णन है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 358 में आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 358 में है। दोस्त, अनुच्छेद 359 में आपात स्थिति के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 359 में है और 359 ए जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान का उल्लेख है, यानी कि वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 360 में है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 368 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति, यानी कि संविधान संशोधन की शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में है। दोस्तों, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 369 में राज्य सूची में कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अस्थायी शक्ति, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले में थे, शक्ति प्रदान की गई है संसद को, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 369 में है। दोस्तों, संविधान का अंतिम भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरंजन आदि का वर्णन संविधान के भाग 22 में है। अनुच्छेद 393 में लघु शीर्षक का वर्णन है। अनुच्छेद 394 में प्रारंभ का वर्णन है। अनुच्छेद 394 ए में हिंदी में भाषा में आधारित पाठ का वर्णन है और अनुच्छेद 395 को दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, हमने इस वीडियो को बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें तथा जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।